हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। ओपनिंग स्टैंस इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली ट्रेड डील पे इससे क्या मुनाफे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को होने वाले हैं। शुरू करेंगे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आज के क्विज के साथ में 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करना है, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। आराम से मन लगा के पढ़ो और क्लास में 5 में से 5 मार्क्स लो इस क्विज के अंदर। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है ओपनिंग स्टांस। देखिए, स्टांस का मतलब होता है पोजीशन, मुद्रा, और ओपनिंग का मतलब होता है शुरुआती। क्रिकेट में ओपनिंग बैट्समैन वो होता है जो पारी की शुरुआत करता है। स्टांस नाम के वर्ड को मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर के जरिए समझाऊंगा और अच्छे से दिमाग में बैठेगा। ये है एक एग्रेसिव स्टांस जिसमें आप एग्रेशन दिखाने वाले हो सामने वाले के लिए, और ये है एक डिफेंसिव स्टांस जिसमें आप डिफेंड करने वाले हो अपने आप को सामने वाले के एग्रेशन से। स्टांस मतलब इसी तरह की पोजीशन जब आप समझ गए ना, एक पोस्चर लेते हो किसी चीज़ के ऊपर। कह रहे वैसे ही एक ओपनिंग स्टांस आया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक नई ट्रेड डील पे, जिससे दोनों ही देश बहुत सारा फायदा उठाएंगे। और ये ओपनिंग स्टांस कैसा है वो आपको भी आगे पता लगेगा। किस पोजीशन में दोनों कंट्रीज आज की डेट में खड़ी है इस ट्रेड डील को लेकर के। स्टांस नाम के वर्ड को नोट कर लेना। पोजीशन या पोस्चर बोलते हैं। अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। कह रहे द इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट्स रेटिफिकेशन बोर्ड्स वेल बट स्टेइंग कॉम्पिटिटिव इज क्रिटिकल। कह रहे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड पैक्ट है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो ट्रेड संधि है, डील है। पैक्ट एक वर्ड होता है, पैक्ट कॉम्पैक्ट से बना है। ये कॉम्पैक्ट या पैक्ट दोनों का मतलब होता है ट्रीटी, अग्रीमेंट या संधि। तो कह रहे दोनों के बीच में जो ट्रेड पैक्ट हुआ है उसका जो रेटिफिकेशन है, रेटिफिकेशन का मतलब होता है किसी अग्रीमेंट को फॉर्मली अपनी पार्लियामेंट में अप्रूव करवाना, है ना। तो इसको जो फॉर्मली अप्रूव करवाया गया है, कह रहा है ये रेटिफिकेशन जो है ना, ये बोर्ड करता है वेल। बोर्ड वेल एक फ्रेज है इंग्लिश में, किसी चीज़ की अच्छी इंडिकेशंस देना, बोर्ड करना अच्छे से, आगे की अच्छी जो है भविष्यवाणी करना। कह रहा लेकिन फिर भी स्टे करना, बने रहना, कंपेटिटिव, ये क्रिटिकल है, ये अपने आप में बड़ी जरूरी चीज़ है। तो ट्रेड पैक्ट से अच्छी अच्छी इंडिकेशंस तो हमें मिल रही हैं आने वाले टाइम के लिए, लेकिन जरूरी काम ये है कि इंडिया अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बनाए रखे। खाली ट्रेड पैक्ट्स के भरोसे जो है इंटरनेशनल ट्रेड नहीं चलता है। इंडिया को अपनी जो है जहमत जो है, कशमकश जो है, जद्दोजहद जो है वो जारी रखनी पड़ेगी अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की। चलो, सेंटेंस आप समझ गए हैं। रेटिफिकेशन सब्जेक्ट है। रेटिफिकेशन का मतलब है ऑफिशियल अप्रूवल टू एन एग्रीमेंट इन योर पार्लियामेंट। बोर्ड वेल का मतलब है किसी चीज़ की अच्छी गुड इंडिकेशंस देना। इससे बनते हैं 2 वन वर्ड्स। पहली चीज़, पहला वन वर्ड समथिंग दैट गिव्स गुड इंडिकेशंस, एक ऐसी चीज़ जिससे अच्छी इंडिकेशंस आती हों। हिंदी में इसका मीनिंग होगा शगुन भरा, और इसका बिल्कुल उल्टा है समथिंग दैट गिव्स बैड इंडिकेशंस, ऐसी चीज़ जिससे अपशगुन जैसा फील होता हो, यानी अपशगुना। तो इन दोनों के लिए वन वर्ड्स हैं हमारे पास इंग्लिश में, कई बार हो चुके हैं, ज़्यादातर लोगों को आते होंगे। मैं लिख देता हूँ, जिनको नहीं आते हैं दिमाग में बैठा लो। देखिए, शगुन भरे के लिए वन वर्ड है हमारे पास ऑस्पीशियस, ऑस्पीशियस, और अपशगुन भरे के लिए हमारे पास वन वर्ड है ऑमिनस। ठीक है, आज के क्विज में ये वर्ड्स आपसे पूछे जाएंगे, दिमाग में बैठा लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। स्टेइंग की वर्ब है इज। कंपेटिटिव का मतलब होता है एकदम, समझ गए ना, अपनी जो है कंपटीशन की जो झील है, जो उत्साह है, उसको बनाए रखना, कॉम्पिटिटिव बने रहना। पैक्ट और कॉम्पैक्ट एक ही बात है, दोनों का मतलब होता है अग्रीमेंट या ट्रीटी। चलिए इस आर्टिकल की सारी वोकैब आपको दिखा देते हैं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में टेक्स्ट बुक पास पे, मॉक टेस्ट के 1 ईयर पास पे अभी चल रहा है एक यूनिक ऑफर। 1 ईयर का पास आपको मिल रहा है 14 महीने की वैलिडिटी के साथ में, एडिशनल 2 मंथ्स की, साथ में आपको मिल रहा है रिड्यूस प्राइस में 270 के। ईयर एंड सेल्स हैं, नए साल से ये ऑफर्स चले जाएंगे, प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, तब इन प्राइसेस को आप मिस करेंगे। फ़ायदा ले सकते हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के। फर्स्ट कमेंट में पास का लिंक रखा है। 55,000 मॉक टेस्ट आ जाते हैं, 15,000 एग्जाम्स के, हर एग्जाम इसमें ऑलमोस्ट कवर हो जाता है 1 ईयर के पास में। आपको पास दिखाएगा 299 का 14 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में, लेकिन ये प्राइस पे नहीं करना है, आपको कोड लगाना है YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे 299 वाला पास आपको 270 का दिखाने लगेगा। जाकर के फायदा ले सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है। अगर पास लेने वाले थे देन दिस इज द राइट टाइम। वो कैप शीट है। लास्ट वर्ड हमने देखा था H। आज शुरू करेंगे अंडरपिन से। अंडरपिन का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, प्रमोट करना नीचे से, और इस तरह से सपोर्ट करना कि वो गिरने से बच जाए।
अंडरपिन किया आपने, अंडरगर्ड किया, एक ही बात है। द न्यू लॉयर प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडरपिन हिज आर्ग्यूमेंट्स। लॉयर ने प्रेजेंट किया एक गवाह को, एक विटनेस को, अपनी दलीलों को अंडरपिन करने के लिए, अपनी दलीलों को सपोर्ट या प्रमोट करने के लिए। तो अंडरगर्ड, कोरोबोरेट, बटरेस, बोल्स्टर, प्रॉप अप, बॉय और शोर अप, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। कभी कभी कोई किसी आर्टिकल में कोई सा सिनोनिम मिलेगा, किसी में कोई सा मिल जाएगा। चलो आज आप देखेंगे बोल्स्टर नाम का इसका सिनोनिम। अगला वर्ड आर्टिकल में आने वाला एनविसिस। एनविसिस बना है विजन से, विजन मतलब नज़र, और एनविसिस नाम की वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को विजुलाइज करना, किसी चीज़ की परिकल्पना करना। आप विजुलाइज करते हो ना अपने करियर को, मैं ये फला एग्ज़ाम क्लियर करके फला जॉब में चला जाऊंगा, फिर ऐसे रहूंगा, ऐसे खाऊंगा, ऐसे घूमूंगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो वो आप विजुलाइज करते हो, या आप ये सोचते हो कि मैं ये डिग्री करके ये बन जाऊंगा, ये पढ़ लूँगा, ये लिख लूँगा। तो ये आपकी एनविसिस या विजुलाइजेशन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एनविसेज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनदर पैंडमिक। बड़ा मुश्किल है एनविसेज करना, परिकल्पना करना बुरे परिणामों की एक दूसरी पैंडमिक के, एक नई ही महामारी के। तो ये वर्ड आर्टिकल में एनविसेज देखेंगे। इमेजिन, अज्यूम, एनविजन, पिक्चराइज, विजुलाइज इसके सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड हमारे पास कंटोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंटोर वर्ड का मतलब होता है रूपरेखा। यहाँ लिखी दिया है मैंने, रूपरेखा। रूपरेखा क्या होती है? मैंने आपसे पूछा यार अगला एक वीक क्या करने वाले हो, तो बजाय हर घंटे का क्या करने वाले बताने के बजाय आपने मुझे ये बता दिया मंडे को मैं ये करूँगा, ट्यूसडे को मैं ये करूँगा, वेंसडे को ऐसे, थर्सडे को ये पढ़ूंगा, सैटरडे को, फ्राइडे को ऐसे। तो आपने अपने पूरे प्लान की एक रूपरेखा बना दी। रूपरेखा जो होती है वो बाहर से होती है, उसमें अंदर की डिटेल्स नहीं होती हैं, है ना। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंटोर। स्पेलिंग देख लेना, कंटोर। डॉक्टर अंबेडकर लेड आउट द कंटोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर साहब ने ले आउट किया कंटोर्स को, रूपरेखा को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। अब कंटोर के लिए एक एडवांस वर्ड होता है सल्यूट। अब लिखने में तो क्या आ रहा है, सिलहोटे, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बोला जाता है सल्यूट। स्पेलिंग इसकी देख लेना, स्पेलिंग एरर्स में ये वर्ड आपको बहुत बार मिलेगा। इसका मैंने तरीका बताया हो आपको। इसको 3 पार्ट्स में तोड़ दो। पहला पार्ट है सिल, दूसरा पार्ट है हो, पहला पार्ट है सिल, दूसरा पार्ट है हो, तीसरा पार्ट है एट, ETTE। अगर ऐसे लिखोगे तो वर्ड ध्यान में रहेगा। सल्यूट मतलब रूपरेखा किसी भी चीज़ की, या परछाई, परछाई को भी सल्यूट बोलते हैं आपकी। चलिए अगला वर्ड है हमारे पास लास्ट, परफंक्ट्री। परफंक्ट्री का मतलब होता है जो केयरलेस हो और कैजुअल हो, ऐसा काम जो सरसरे तरीके से किया जाए, सरसरे अंदाज में, उसको बोलते हैं परफंक्ट्री। केयरलेस पीपल ऑफन वर्क इन परफंक्ट्री मैनर। लापरवाह लोग अक्सर परफंक्ट्री मैनर में ही काम करते हैं, सरसरे तरीके के उनके काम होते हैं। अच्छा काम कोई भी नहीं करते हैं जो बहुत डिटेल में हो सके। परफंक्ट्री को कर्सरी और सुपरफिशियल भी बोल सकते हैं। अब देखो ये वर्ड तो आर्टिकल में नहीं आएगा परफंक्ट्री, इसका एंटोनिम आएगा कॉम्प्रिहेंसिव। जब किसी काम को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करते हो तो आप बहुत डिटेल में जाके करते हो, बहुत अच्छे से करते हो। परफंक्ट्री करते हो तो बस उस काम से अपनी जान छुड़ाते हो। तो ये तो नहीं आएगा, लेकिन इसका एंटोनिम आएगा। दोनों को दिमाग में बिठा लें। चलिए यहीं पे वोकैब वाला आपका पोर्शन शॉर्ट हो गया। अब आ जाओ अपने आर्टिकल पे। एक समरी आपको दे रहे हैं किस बारे में लिखा हुआ है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक ट्रेड पैक्ट हो चुका है और उसका रेटिफिकेशन भी हो गया है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में। अब इसके बाद क्या होगा, जल्दी ही ये ट्रेड पैक्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। और इसका सीधा सीधा आसान भाषा में मतलब ये है कि इससे इंडियन एक्सपोर्ट जो हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, उन पे लगेगा नहीं कोई भी टैक्स। और यही फ़ायदा मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को। जब ऑस्ट्रेलिया अपनी कुछ वाइन, कुछ कॉटन यहाँ भेजेगा इंडिया में, तो इंडिया में भी उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ की इकॉनमी बूम करेंगी, एक्सपोर्ट्स तेज़ी से बढ़ेंगे। टैक्स नहीं होगा लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री तो बढ़ेगी ना हमारे यहाँ पे उस एक्सपोर्ट्स को करवाने के लिए। तो ओवरऑल ये कि बहुत ही ऑस्पिशियस न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इस ट्रेड पैक्ट के चलते कई ट्रेड पैक्ट्स और भी हैं जो भी होने वाले हैं, कनाडा के साथ, EU के साथ, UK के साथ। सभी ट्रेड पैक्ट्स के लिए इस पैक्ट से हमें एक मोटिवेशन मिला है कि कैसे इंडिया जो है अब चाइना को रिप्लेस कर रहा है वर्ल्ड स्टेज पे सप्लाई चेन्स के अंदर। लेकिन एक चीज़ इंडिया को और ध्यान रखनी है, कितने भी ट्रेड पैक्ट्स इंडिया कर ले दुनिया में, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को नहीं छोड़ना है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर लगातार काम करना है। ट्रेड पैक्ट से कभी कभी नुकसान भी हो जाता है अगर आपके एक्सपोर्ट्स कम हो तो। कॉम्पिटिटिवनेस के काम करो और ओवरऑल ट्रेड पैक्ट्स करते जाओ जितने आपसे हो सके। बस आज इसकी यही समरी है। आज की टोन है सजेस्ट कर रहा है भारत सरकार को क्या करना चाहिए। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। कह रहा है जी, इन व्हाट वुड बी इंडियाज फर्स्ट मेजर फ्री ट्रेड डील विद अ डेवलप्ड इकोनॉमी इन ओवर अ डेकेड। द फर्स्ट फेज ऑफ अ पैक्ट sealed with Australia in April this year is likely to be operationalized soon। देखो जब भी ये इनवर्ट वाला फ्रेज मिल जाए, इसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। इनवर्ट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसमें
एक ऐसी घटना या चीज़ जिसमें, कह रहे जी एक ऐसी घटना जिसमें या जो वुड भी होगी इंडिया की पहली मेजर फ्री ट्रेड डील, और किसके साथ, एक विकसित देश के साथ, डेवलप्ड या वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, और कहाँ पे, पिछले 10 सालों में, ओवर ए डेकेड में। कह रहे एक ऐसी घटना में हुआ क्या, हुआ ये कि जो पहला चरण है, जो फर्स्ट फेज है इस पैक्ट का, इस कॉम्पैक्ट का या अग्रीमेंट का, जो सील विद किया गया है, जो पूरा किया गया है। सील करना एक पैक्ट का मतलब होता है किसी एग्रीमेंट को अंजाम देना। तो कह रहे हैं वही पैक्ट जिसको अंजाम दिया गया है, सील विद किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ अप्रैल में इसी साल। कह रहे पहला फेज जो है ना इसका, ये लाइकली है, संभावित है कि ये ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, टू बी ऑपरेशनलाइज्ड, इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा बहुत ही जल्दी, सून। अच्छा, ये सारा काम कैसे होगा भाई, फर्स्ट फेज का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये सारा इम्प्लीमेंटेशन होगा पेव करते हुए, आसान बनाते हुए ईजियर मार्केट एक्सेस को। पेव द एक्सेस, पेव द वे, इस फ्रेज का मतलब ये होता है किसी चीज़ का रास्ता साफ करना। तो कह रहे हैं रास्ता साफ करते हुए आसान बाजार की उपलब्धता का, एक्सेस का, और किसके लिए, इंडियन सर्विसेज और गुड्स के लिए, भारत की सर्विसेज और सामान के लिए। तो ऐसा होने वाला है। फर्स्ट ट्रेड डील हो रही है पिछले 10 सालों में किसी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में, फ्री ट्रेड वाली, इंडिया की हो गई है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसका फर्स्ट फेज तो अभी जल्दी ही ऑपरेशनलाइज हो ही जाएगा। साथ ही साथ ये जब ऑपरेशनलाइज होगा, जब ये इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा, तो ये रास्ता साफ कर देगा आसान उपलब्धता का, आसान एक्सेस का, भारत के सामान और सर्विसेज के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इन वर्ड की वर्ब है वुड बी, फर्स्ट फेज की वर्ब है इज, पेविंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब ये हो रहा है तभी ये भी हो रहा है साथ में। और पेव द वे या पेव द एक्सेस, ये फ्रेज का मतलब ये होता है किसी चीज़ को आसान और साफ बना देना, रास्ता साफ कर देना, हिंदी बोलते हैं रास्ता साफ कर देना, है ना। तो इसने रास्ता साफ कर दिया है भारत के सामान के एक्सेस का। अब ये इनवर्ट वाला फ्रेज है ना, आप बार बार देखोगे, एक बार तो मैंने आपको बता दिया और आपने यहाँ देख भी लिया, 2 सेंटेंस मैंने और बना दिए हैं अगर इसको आप और डिटेल में देखना चाहो तो। इन वट इज सीन चाइनाज एग्रेशन टुवर्ड्स इंडिया, ट्रूप्स फ्रॉम बोथ साइड्स इंगेज इन अ फिस्ट फाइट एट द LAC। एक ऐसी घटना में जो देखी जाती है चाइना के आक्रामक रवैये की इंडिया की तरफ। कह रहा है ऐसी घटना में हुआ क्या, हुआ ये कि जो फौजी हैं दोनों ही तरफ से इंगेज हो गए मुक्केबाजी में, फिस्ट फाइट में LAC के ऊपर। फिस्ट फाइट का मतलब होता है बिना वेपन्स की फाइट, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस इस पे आपको मिलेंगे। एक सेंटेंस और बना रहा हूँ, इन वट कैन बी कंसिडर्ड अ फ्रेंडली जेस्चर, Israel has decided to give one of its port on lease to Adani Group। एक ऐसी घटना में जो कंसीडर की जाएगी दोस्ती भरा जेस्चर, दोस्ती भरा एक मूव, है ना। कर ऐसी घटना में इजराइल ने डिसाइड कर दिया है कि वो दे देगा अपने एक पोर्ट को, एक बंदरगाह को लीज पे, किराए पे, अडानी ग्रुप को। तो ये फ्रेजेस ये इसी तरीके से आपको अपने न्यूज़पेपर्स में मिलेंगे, है ना। मैंने वैसे अपने मन से बना दिए हैं, अगर कभी फिर भी आपको मिले तो बस इसको याद रखना, इन सच एन इवेंट। चलो बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये सब लिखने में ना मेरे 1.5-2 घंटे निकलते हैं हर क्लास से पहले। मैं भी सीधे सीधे पढ़ा सकता हूँ, जैसे सब टीचर्स पढ़ाते हैं ना, इसका मतलब ये होता है, इसका मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ एडिशनल दिया जाए, है ना। सीधे सीधे मीनिंग बता दूंगा, याद नहीं रहेगा, नोट्स मिलेंगे तो शायद कुछ फ़ायदा मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी, प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज एडमिनिस्ट्रेशन दैट अज्यूम्ड ऑफिस अ लिटल ओवर अ मंथ आफ्टर हिज प्रेडिसेसर and now leader of opposition Scott Morrison signed the Economic Cooperation and Trade Agreement ECTA with India, has steered its ratification through Parliament। अब ये क्लासिक एग्जांपल है एक आसान सेंटेंस के लंबे बने होने का। सेंटेंस बहुत आसान है। कह रहे PM जो है एंथनी एल्बनीज, जो भी आए हैं ये, है ना, और किसके बाद आए हैं, स्कॉट मॉरिसन के बाद। कह रहे जो PM है ना ऑस्ट्रेलिया के, कह रहे इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसने अज्यूम किया है ऑफिस को, जिसने अपनी कुर्सी को संभाला है, और कब, एक लिटिल ओवर मंथ के बाद, मतलब 1 महीने से कम ही हुआ है इनको, 1 महीने से थोड़ा सा ही ज़्यादा हुआ है, कहने का मतलब ये। और ये सब कब हुआ है, थोड़ा सा 1 महीना, ये हुआ है इस चीज़ के बाद में, आफ्टर, जब इनके पूर्वज, इनके प्रेडिसेसर, इनसे पहले वाले, और जो अब लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन चुके हैं, जिनका नाम है स्कॉट मॉरिसन, इन्होंने साइन कर दिया था एक इस प्रकार की डील को, एग्रीमेंट को, जिसका ECTA नाम है, इंडिया के साथ। कह रहे ये जो बंदा है ना, इसका जो प्रशासन है, जिसने स्कॉट मॉरिसन के थोड़े ही 1 महीने के, मतलब 1 महीना गया हुआ स्कॉट मॉरिसन के बाद अभी जिन्होंने अपना ऑफिस जो है अज्यूम किया है। कह रहे इनके एडमिनिस्ट्रेशन ने, एंथनी एल्बनीज के प्रशासन ने स्टीयर कर दिया है। स्टीयर करने का मतलब होता है डायरेक्ट करना। और क्या डायरेक्ट किया है, इसके रेटिफिकेशन को, इसकी फाइनल अप्रूवल को थ्रू पार्लियामेंट के जरिए। तो कहने का मतलब ये है, स्कॉट मॉरिसन ये एग्रीमेंट करके गए थे मोदी जी के साथ, इंडिया के साथ। स्कॉट मॉरिसन तो हट गए,
इनकी जगह इनका दूसरा आदमी आ गया जो दूसरी पार्टी से था। उस बंदे ने स्कॉट मॉरिसन के एग्रीमेंट को आगे बढ़ा करके पार्लियामेंट में अप्रूव भी करवा दिया। सेंटेंस लंबा है लेकिन बहुत आसान है। एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है हैज़ स्टीयर्ड। स्टीयर बना है स्टीयरिंग से। गाड़ी का स्टीयरिंग क्या करता है? गाड़ी को इधर उधर घुमाता है ना, गाइड करता है। तो वैसे ही इन्होंने भी गाइड करके स्टीयर किया है रेटिफिकेशन को। प्रेडिसेसर की वर्ब है साइंड। प्रेडिसेसर मतलब आपसे पहले आने वाला। जैसे मोदी साहब के प्रेडिसेसर कौन है? मिस्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन साहब के प्रेडिसेसर कौन है? वाजपेयी जी, है ना। तो प्रेडिसेसर मतलब जो पहले आए, और सक्सेसर होता है जो बाद में आए। मोदी जी मनमोहन सिंह जी के सक्सेसर है ना, एज अ पीएम। तो इस तरीके से प्रेडिसेसर सक्सेसर दोनों एक दूसरे के एंटोनिम होते हैं। ये होता है पहले आने वाला, ये होता है बाद में आने वाला। चलो और कुछ देखने वाला मुझे तो नहीं लग रहा इसमें है क्या। आगे करें। सो द इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप enjoys wide bipartisan support in Canberra. That Australia has been particularly upset with what it called the weaponization of trade by China has surely helped galvanize sentiment about India being a more trustworthy partner. आसान सेंटेंस है, सेंटेंस इतना ही है। ये आगे का जो है इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो पहले इसको पढ़ लो। कह रहा है इसलिए दोनों देशों की जो भागीदारी है, पार्टनरशिप है, ये इंजॉय करती है। और क्या इंजॉय करती है? एक वाइड बाईपार्टिसन सपोर्ट को कैनबरा में। कैनबरा यानी ऑस्ट्रेलिया, सपोर्ट आप जानते ही हैं। वाइड मतलब हर तरफ है, और बाईपार्टिसन मतलब जो दो गुट हैं, जो मेन दो पार्टीज हैं, उन दोनों की तरफ से सपोर्ट इसको मिलता है। आ रही बात समझ में? पहले वाला पीएम साइन करके गया, नया वाला पीएम ने आकर के उसको रेटिफाई करवा दिया। तो मतलब दोनों ही, वहाँ की बीजेपी कांग्रेस दोनों ही इस पार्टनरशिप के सपोर्ट में है। इस तरह से फुल सपोर्ट इसको मिलता है। अब क्यों मिल रहा है ये सारा सपोर्ट मिल रहा है? इस वजह से कह रहे जी दैट, ये बात की, कौन सी बात? कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो हैज़ बीन रहा है खास करके अपसेट, खास करके नाराज। और किस चीज़ के साथ? उस चीज़ के साथ में जिसको ये कहता है, कॉल करता है वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड बाय चाइना। चाइना जो है ट्रेड का वेपनाइजेशन करता है, अपने व्यापार को हथियार की तरह यूज़ करता है। कह रहा है इस चीज़ से ऑस्ट्रेलिया जो है खतरनाक तरीके से अपसेट रहा है। कह रहा है ये जो बात है ना, इस प्रकार की पूरी बात, इसने पक्का ही मदद किया है गैल्वनाइज करने में, अट्रैक्ट करने में, लेकर के आने में सेंटीमेंट को। और किस बारे में सेंटीमेंट है? इंडिया के अबाउट बीइंग, इंडिया के होने के बारे में एक ज़्यादा भरोसेमंद पार्टनर। तो चाइना से गुस्सा खा करके ये ज़्यादा सपोर्ट मिला है इस जो है अपने इंडिया की डील को। चाइना से गुस्सा है ऑस्ट्रेलिया की, वो तो वेपनाइजेशन करता है ट्रेड का। तो इस वजह से सबका सेंटीमेंट इंडिया की तरफ आ गया कि चलो इंडिया को ट्रस्टवर्दी पार्टनर बना के रिप्लेस करते हैं चाइना को। अब समझ गए सेंटेंस? पार्टनरशिप की वर्ब है इंजॉयस, दैट की वर्ब है हैज़ श्योरली हेल्प्ड, ऑस्ट्रेलिया की वर्ब है हैज़ बिन, इट की वर्ब है कॉल्ड। ट्रस्टवर्दी भरोसेमंद, क्रेडिबल, बिलीवेबल, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। गैल्वनाइज करना मतलब इंसाइट या स्टिमुलेट करना। तो सेंटिमेंट को इंसाइट किया है चाइना ने इंडिया के लिए, वहाँ के लोगों में सेंटिमेंट आ गया अब इंडिया के लिए कि इंडिया तो एक अच्छा देश है, इससे हमें पार्टनरशिप करना है, गैल्वनाइज किया है। चलो और आगे बढ़े। कह रहा है जी वाइल द टू कंट्रीज आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ रिसेंटली फॉर्म्ड ग्लोबल क्लिक्स such as the Four Nation Quad, the Trilateral Supply Chain Resilience Initiative and the Indo-Pacific Economic Forum IPEF. कह रहे जी the bilateral trade is a strong positive signal about India's credential. अब इतना ही पढ़ेंगे और आगे लंबा सेंटेंस है। कह रहे जी जहाँ दोनों कंट्रीज पहले से ही ऑलरेडी पार्ट है, हिस्सा है, और किसका हिस्सा है भाई? रिसेंटली फॉर्म्ड क्लिक्स का। अब ये क्लिक क्या होते हैं? ग्रुप्स, ठीक है, पैक्स, एक जैसे लोग जिसमें हो वो कहलाता है क्लिक। कह रहे जहाँ दोनों कंट्रीज रिसेंटली कई फॉर्म्ड ग्रुप्स का पार्ट है, हिस्सा है। अब उनके नाम इसने आपको बताए एक एक करके, जैसे कि सच एज 4 नेशन वाला क्वाड, 3 ट्राइलेटरल सप्लाई चेन वाला RI रेजिलियंस इनिशिएटिव है ना, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI है ना, ट्राइलेटरल है, और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम जो कहलाता है IPEF। कह रहे इन सब में दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे से कोऑपरेशन करती आ रही हैं। कह रहे वहीं पे हुआ क्या? ये तो पास्ट की बात है, ये तो हो गया। कह रहे हुआ ये जो बायलैटरल ट्रेड है ना, ये अब एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है, मजबूत सकारात्मक सिग्नल है। और किस बारे में? इंडिया के क्रेडेंशियल्स के बारे में, इंडिया की भरोसेमंदी के बारे में। क्रेडेंशियल्स मतलब भरोसेमंदी। और किसके सामने भाई? टू अ वर्ल्ड शफलिंग इट्स फीट अवे फ्रॉम डॉजी सप्लाई चेन्स टूवर्ड्स अ चाइना +1 स्ट्रेटजी। अब इसको ध्यान से समझना, ये इंडिया के क्रेडेंशियल्स के बारे में है, भरोसेमंदी के बारे में है, एक ऐसी दुनिया के सामने, टू अ वर्ल्ड जो शफल कर रहा है, जो हटा रहा है अपने पाँवों को, कदमों को दूर, शफलिंग इट्स फीट अवे, और किससे?
डॉजी सप्लाई चेन से, ऐसी सप्लाई चेन्स जो डॉजी हैं, जो अनप्रेडिक्टेबल हैं, जो भरोसेमंद नहीं है, बहुत ही रिस्की हैं। और किसकी तरफ बढ़ा रहा है? बढ़ा रहा है एक ऐसी स्ट्रेटजी की तरफ जिसमें है चाइना प्लस वन। गहरी बात है ये, सारी दुनिया चाइना की सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन चाइना में कभी चमगादड़ खा लेते हैं लोग, कोरोना हो जाता है, कभी चाइना हमला कर देता है किसी कंट्री पे या हमला करने की बात करने लगता है। तो इसकी सप्लाई चेन जो है ना चाइना की भरोसेमंद नहीं रही है। तो ये डॉजी सप्लाई चेन जो है ना चाइना की, इससे दुनिया अपनी शफल कर रही है फीट अवे, इससे दूर भाग रही है। और भाग किसकी तरफ रही है? चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी पे, कि चाइना तो चलो है ही, एक और आदमी पकड़ के रखते हैं, जब चाइना काम ना कर रहा हो तो इसके ऊपर हम जाके डिपेंडेंट हो जाए, और वो आदमी बनाया जा रहा है इंडिया को। आई बात समझ में? थोड़ी गहरी बात है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है एक ऐसी दुनिया के सामने जो चाइना से जान छुड़ा के भाग रही है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी की तरफ। अब मेरे ख्याल से सेंटेंस ईजी हो गया होगा। टू कंट्रीज की वर्ब है आर, ट्रेड डील की वर्ब है इज, क्रेडेंशियल मतलब आपकी भरोसेमंदी, आपकी कितनी ट्रस्टवर्दीनेस है, वो क्रेडेंशियल्स है। डॉजी मतलब समझ गए ना, अनप्रेडिक्टेबल और रिस्की। बस कुछ भी हल्का फुल्का हुआ आपको समझ ही नहीं आएगा इसमें होगा क्या, सप्लाई चेन रुकेगी या चलेगी। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया। आज के क्विज में कॉम्प्रिहेंशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चाइना प्लस वन क्या होता है, समझ गए ना इसमें। चलो, कह रहे जी ट्रेडिंग पार्टनर्स। देखो आर्टिकल्स पढ़ना का मतलब ट्रांसलेशन करना नहीं होता, जो आपसे राइटर कहना चाह रहा है ना, जो बात कन्वे करना चाह रहा है उस बात को समझना है कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे सिर्फ अपन ने ट्रांसलेशन नहीं किया, इसकी बात समझे हैं, है ना। तो यही अपना ऑब्जेक्टिव रखो कि मैं बात समझ पाऊँ क्या आर्टिकल में मुझे कहा क्या जा रहा है। कह रहे जी ट्रेडिंग पार्टनर्स some of whom are negotiating similar deals with India will also be watching the contours of the next phase of talks between the two countries। कह रहे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जिनमें से कुछ एक some of whom निगोशिएट कर रहे हैं। निगोशिएट का मतलब होता है मोल भाव करना, है ना, डायलॉग करके बातचीत करके किसी चीज़ को सेटल करना। कह रहे कई ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इंडिया के जिनमें से कई निगोशिएट कर रहे हैं इसी प्रकार की डील्स एग्रीमेंट्स को इंडिया के साथ। कह रहे वो भी देख रहे होंगे, विल ऑल्सो बी वॉचिंग। और किसको? रूपरेखा को, कंटोर्स को, सिल्यूट को, फॉर्म को, शेप को, नेक्स्ट फेज ऑफ टॉक्स की। और किन के बीच में? दो कंट्रीज के बीच में। तो अभी एक नेक्स्ट फेज की टॉक्स भी होंगी इंप्लीमेंटेशन से पहले। और क्यों देख रहे हैं ये? फॉर्म अप करने के लिए अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी, मजबूती से बनाने के लिए एक और ज़्यादा डिटेल्ड ट्रीटी को, और एक ज़्यादा समझ गए ना, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड एग्जॉस्टिव ट्रीटी को। चलिए, ट्रेडिंग पार्टनर्स की वर्ब है आर निगोशिएटिंग, सम की वर्ब है विल बी वॉचिंग, है ना, सम ऑफ होम विल बी वॉचिंग। कंटोर, रूपरेखा, सिल्यूट, ये वर्ड ऑलरेडी आपको बता दिया गया है ना, सब इसके सिनोनिम्स। सिल्यूट की स्पेलिंग भी लिखने आपको बताइए, सिल हो एट, अगर ऐसे लिखोगे तो याद रहेगी, दिमाग में बैठ जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव जो डिटेल्ड हो, जो एग्जॉस्टिव हो। इसका उल्टा मैंने आपको अभी बताया था आर्टिकल की शुरुआत में, वो कैब वाला जो पोर्शन आया था वहाँ करवाया था। सब लोग फटाफट से एंटोनिम्स निकाल करके लिखें, कॉमेंट सेक्शन में डालो कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड के एंटोनिम्स क्या होते हैं। दो करवाए गए आपको अच्छे अच्छे, याद है ना सभी को? बढ़े आगे। चलो, जो डिटेल्ड होगा उसमें खूब सारी डिटेल्स होंगी, और जो डिटेल्ड नहीं होगा वो सरसरी भरा होगा। अब यहाँ से याद आ जाना चाहिए। आगे कह रहा है इंडिया एक्सपेक्ट्स बायलैटरल ट्रेड टू राइज टू अबाउट $50 billion फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ $31 billion इन 5 years। कह रहे इंडिया की आशा यही है कि बायलैटरल ट्रेड जो है, दो तरफा ट्रेड जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच का, वो राइज करेगा लगभग $50 बिलियन तक। करंट लेवल से है जो है $35-31 बिलियन का अगले 5 सालों में। तो ऐसे 31 से 50 हो जाएगा, ये इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है। और ये कैसे होगा सारा कुछ? विद इंडियन एक्सपोर्ट्स ड्राइविंग हाफ दिस सर्ज। तो ये जो सर्ज आया है ना 19 बिलियन का, इसमें इंडियन एक्सपोर्ट्स ड्राइव करेंगे इसके आधे को, मतलब बराबर रहेगा, जितना हम देंगे उतना ही हम लेंगे। एक ट्रेड बैलेंस जो बना रहेगा। आधा जो उछाल है, जो सर्ज है, वो हमारे एक्सपोर्ट से आएगा, फिर आधा उनके एक्सपोर्ट से आएगा। कह रहा है ये सारा काम होगा क्रिएटिंग अ मिलियन न्यू जॉब्स इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, क्रिएट करते हुए एक 10 लाख नई नौकरियां ऐसे सेक्टर्स में जो लेबर इंटेंसिव है, जहां पे मजदूर और मजदूरी की बहुत ज़रूरत, इंटेंसिटी की ज़रूरत रहती है। आगे बात समझ में? तो मुफ्त में माल बेचो, मुफ्त का मतलब है बिना टैक्स के, और मुफ्त में ही माल मंगाओ, यानी इंपोर्ट करो बिना टैक्स के। होगा क्या? इससे देश में नौकरियां बढ़ती जाएंगी, है ना, और माल भी बिकता रहेगा। तो ये इंडिया की स्ट्रेटेजी बन रही है। इंडिया की वर्ब एक्सपेक्ट्स, जब ये सारा एक्सपेक्टेशन चल रहा है तब ये क्रिएट करेगा नई मिलियन जॉब्स को। सर्ज का मतलब होता है उछाल। लेबर इंटेंसिव मतलब जिसमें लेबर की बहुत ज़रूरत हो, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो मजदूरी की। चलो आगे कह रहे हैं जी, जीरो ड्यूटी बेनिफिट्स ऑन 98.3% ऑफ ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइन्स फ्रॉम द डे द एग्रीमेंट कम्स into force will be extended to all Indian products within 5 years। जीरो ड्यूटी बेनिफिट जो हैं, बिना टैक्स के, बिना एक्साइज ड्यूटी के एक्सपोर्ट्स का जो फ़ायदा है,
98.3% ऑफ ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइंस पे। तो इतने परसेंट जो है प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ना, 100 में से इतने परसेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा कोई टैक्स जो है हमें नहीं देना ऑस्ट्रेलिया की सरकार को, जब ये हमारे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया पहुँचेंगे। और ये कब होगा? कह रहे जी फ्रॉम द डे, जो उसी दिन से जब एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स होता है, एग्रीमेंट इंप्लीमेंटेशन में आता है। कह रहे ये जो है ना, ये जीरो ड्यूटी बेनिफिट्स ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा सभी प्रोडक्ट्स पे, 100% प्रोडक्ट्स पे अगले 5 सालों में। तो शुरू में तो इतने परसेंट पे मिल रहा है 98.3 पे, बाद में क्या होगा, ये सब का सब जो है, एक सेकेंड रुकना, 100% पे आ जाएगा। शुरू में सब पे मिल रहा है, शुरू में 98.3 पे, बाद में धीरे धीरे बढ़ा करके 100% पे पहुंच जाएगा। ठीक है। एग्रीमेंट की वो है कम्स इनटू फोर्स, ड्यूटी बेनिफिट्स की वो है विल बी एक्सटेंडेड। एक्सटेंड का मतलब है बढ़ा देना, कम इनटू फोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ का अंडर इंप्लीमेंटेशन आना, किसी चीज़ को अमल में लाया जाना। आगे करें, ऑस्ट्रेलिया इन टर्न विल गेट जीरो ड्यूटी बेनिफिट्स फॉर 90% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स इन वैल्यू टर्म्स टू इंडिया। कह रहा ऑस्ट्रेलिया जो है इन टर्न का मतलब है बदले में या आगे जा करके, दोनों तरीके से यूज होता है। कह रहा ऑस्ट्रेलिया या तो आगे जा करके या फिर इसके बदले में गेट करेगा जीरो ड्यूटी बेनिफिट्स को, बिना ड्यूटी के, बिना टैक्स के एक्सपोर्ट्स को, 90% इसके एक्सपोर्ट्स के लिए वैल्यू टर्म्स में इंडिया के सामने। तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया को भी 90% एक्सपोर्ट्स इंडिया में बिना टैक्स के करने का मौका मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की वर्ब है विल गेट। कह रहे विद न्यू रॉ मटेरियल्स सच एज कोल, मेटल्स एंड वूल डोमिनेटिंग इट्स शिपमेंट्स, दैट मीन्स चीपर इनपुट्स फॉर इंडियन फर्म्स। कह रहे इससे भी ऑस्ट्रेलिया को फायदा होगा, इंडिया को भी फायदा होगा। कह रहे जी रॉ मटेरियल जैसे कि कोयला है, मेटल्स हैं और ऊन है, यही डोमिनेट करते हैं इसके शिपमेंट्स को। कह रहे इन चीज़ों के डोमिनेट करने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के माल के जहाज़ों को, सारे जहाज़ जो है इन्हीं के भरे होते हैं ऑस्ट्रेलिया के। कह रहे इस चीज़ का मतलब ये निकलेगा, दैट मीन्स कि सस्ता इनपुट मिलेगा, सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा इंडिया की फॉर्म्स को। हम जब टैक्स नहीं लगाएंगे तो सस्ता मिल जाएगा हमें इंडस्ट्री को, है ना, तो इससे भी फायदा मिलेगा हमें। दैट की वर्ब है मीन्स। कह रहे एनुअल वीज़ा कोटास फॉर इंडियन शेफ्स एंड योगा ट्रेनर्स एंड अ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा प्रोग्राम या रजीम फॉर इंडियन स्टूडेंट्स विल बॉस्टर टाइस। कह रहे जी एनुअल वीज़ा के जो कोटा हैं इंडियन शेफ्स के लिए और इंडियन योगा ट्रेनर्स के लिए, शायद इन दोनों की डिमांड होगी ऑस्ट्रेलिया में खूब, भारत से रसोइये और भारत से योगा सिखाने वाले। कह रहे इनके अलग से जो कोटा बनेंगे वीज़ा के, और एक पोस्ट वर्क वीज़ा रिजीम जो है, और किसके लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। ये दोनों ही चीज़ें बोल्स्टर करेंगी, रिश्तों को मजबूत बनाएंगी, अंडरपिन करेंगी, सपोर्ट करेंगी हमारे टाइज को। वीज़ा कोटास और पोस्ट स्टडी वीज़ा वर्क वीज़ा रिजीम, इन दोनों की वर्ब है विल बॉस्टर। यहाँ मैं इसको मार्क कर देता हूँ ग्रीन में, ठीक है। इन दोनों की कोटा और वजीम की वर्ब है विल बॉस्टर। अब आगे का बढ़ो। कह रहे जी एज वुड द अप्रूवल ऑफ ए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बाय ऑस्ट्रेलिया। कह रहे वैसा ही करेगा एक अप्रूवल भी, और किसका, एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें 2 बार टैक्स लगाना अवॉइड किया जाएगा। इंडिया में भी टैक्स लग गया किसी कंपनी का, ऑस्ट्रेलिया में भी लग गया, तो एक सिस्टम बनाया जाएगा जहां एक बार लग गया तो दूसरी बार नहीं लगेगा। कह रहे यही अप्रूवल जो है ना, ये भी यही काम करेगी, और जो होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। कह रहे विच इज एक्सपेक्टेड टू सेव मिलियंस ऑफ डॉलर्स अ ईयर फॉर इंडियन IT फर्म्स। कह रहे जो एक्सपेक्टेड है, विच इज एक्सपेक्टेड सेव करने को मिलियंस ऑफ डॉलर्स को हर साल इंडिया की IT फर्म्स के लिए। आगे बात समझ में, तो ये दोनों ही फायदे होने वाले हैं। वीजे वाजे भी मिलेंगे खूब सारे, है ना, आने जाने के लिए स्टूडेंट्स को और सब, और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो जाएगा, जिससे इंडिया के IT फर्म्स को 2 जगह एक ही चीज़ पे 2 बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके बचेंगे। चलो, अप्रूवल की वर्ब है वुड बॉल्स्टर होगा, बॉल्स्टर यहाँ पे लिखा नहीं गया है दूसरी बार। विच की वर्ब है इज एक्सपेक्टेड। कह रहे जी एज इंडिया पुशेस टू क्लोज ट्रेड डील्स विद द UK, द EU एंड कनाडा, the wine import clauses with Australia that envisages an industry level partnership would also serve as a template for other spirits। कह रहे जैसे जैसे इंडिया पुश करता है क्लोज करने के लिए, सील करने के लिए, अंजाम देने के लिए ट्रेड डील्स को, किसी भी डील को क्लोज करना, सील करना, एग्जीक्यूट करना एक ही बात है। जैसे जैसे इंडिया कोशिश करता है अंजाम देने की ट्रेड डील्स को इन कंट्रीज़ और ग्रुपिंग्स के साथ, UK के साथ, EU के साथ, कनाडा के साथ, तो कह रहे वहीं पे जो वाइन एक्सपोर्ट के क्लोजेज हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ में, कैसे वाइन को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, कह रहे वही क्लोजेज जो एनविसेज करते हैं, परिकल्पना करते हैं, विजुलाइज करते हैं एक इंडस्ट्री लेवल पार्टनरशिप को। दोनों कंट्रीज़ की वाइन इंडस्ट्री जो है इससे ग्रो करेगी। कह रहे ये जो क्लोजेज है ना, ये सर्व करेंगे एक नमूने के तौर पे, एक सेट पैटर्न के तौर पे, टेम्पलेट के तौर पे दूसरी अलग अलग तरह की जो है अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए। तो वाइन से तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की दोनों की वाइन इंडस्ट्री जो है इस
वाइन इंपोर्ट की क्लोज की वजह से अच्छे से डेवलप करेगी। बाकी कंट्रीज़ के साथ में भी इंडिया ट्रेड डील कर रहा है, तो कनाडा से हो सकता है रम आती हो, यूके से हो सकता है जिन आती हो, है ना, ईयू से हो सकता है वोडका आती हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इनको भी टेम्पलेट मिल जाएगा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के रक्षे कदम पे चल के हम अपनी स्पिरिट इंडस्ट्री को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे बात समझ में, बहुत गहरे बातें कर रहे हैं। इंडिया की वर्ब है पुशेस, क्लोजेस की वर्ब है कुड ऑल्सो सर्व, दैट की वर्ब है एनविसेस। दैट आया है क्लोजेस के लिए। क्लोज का मतलब होता है एक शर्त, एक नियम, है ना, किसी एग्रीमेंट में एक पॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं क्लोज। एनविसेस करना, परिकल्पना करना, विजुलाइज या पिक्चराइज करना। स्पिरिट आप समझ ही गए, शराब को बोलते हैं स्पिरिट, अल्कोहलिक ड्रिंक को। वैसे आपके अंदर जो जील होता है, जो आपकी जोश होता है ना, उसको भी स्पिरिट बोलते हैं। दोनों ही वर्ड्स के लिए यूज होता है स्पिरिट नाम का वर्ड। अब देखो लास्ट में एक दो सेंटेंस में देगा इसमें इंडिया को सजेशन। कह रहा है जी, इट इज़ क्रिटिकल टू रिमेंबर दैट ट्रेड डील्स ओपन न्यू डोर्स बट डू नॉट ऑटोमेटिकली मीन हायर एक्सपोर्ट्स और बेटर ट्रेड बैलेंसेस। कह रहे ये चीज़ भी क्रिटिकल टू रिमेंबर है, याद रखना बड़ा ज़रूरी है। कौन सी चीज़? कि ट्रेड डील्स जो होती हैं, ऐसी जो डील्स होती हैं, ये ओपन करती हैं, खोलती हैं नए दरवाज़ों को, लेकिन ये ऑटोमेटिकली मीन नहीं करती हैं। ऑटोमेटिकली इनका मतलब नहीं निकलता है हायर एक्सपोर्ट्स या बेटर ट्रेड बैलेंसेस। नए दरवाजे खुलेंगे, लेकिन दरवाजे खोलने के बाद अंदर तो उसके घुसना ही पड़ेगा, काम तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। कह रहा है एज इंडियाज पास्ट पैक्ट्स विद आसियान एंड जापान हैव शोन, जैसा कि इंडिया के पुराने ऐसे पैक्ट्स ने जो आसियान और जापान के साथ हुए थे, उन्होंने ऐसा दिखाया भी है। तो याद रखें इस चीज़ को, ट्रेड डील होने से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट हो सकता है कम भी हो जाए। अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को आपको बना करके रखना है। इट की वर्ब है इज, डील्स की वर्ब है ओपन एंड मीन। डील्स की दो वर्ब है, ट्रेड डील्स ओपन एंड ट्रेड डील्स मीन। इंडिया के पास्ट पैक्ट्स की, पास्ट एग्रीमेंट्स की वर्ब है हैव शॉन। कह रहा है जी देयर इज़ नो शॉर्टकट और ऑल्टरनेटिव टू फिक्सिंग इंडियाज ओवरऑल ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। कह रहा है जी कोई शॉर्टकट या विकल्प नहीं है फिक्स करने का भारत की कुल मिलाकर जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है उसको फिक्स करने के लिए। तो कॉम्पिटिटिव आपको बने रहना है, प्रोडक्ट्स बनाते रहना है, इनोवेशन करते रहना है, ताकि उनकी डिमांड हो। ट्रेड डील्स के जरिए आपके पुराने घिसे पिटे प्रोडक्ट्स जो है हमेशा नहीं बिकते रहेंगे। नए प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव होकर के आपको बनाते रहना होगा। समझ में आ गया इसका मीनिंग क्या है? शॉर्टकट की वर्ब है इज, ऑल्टरनेटिव और शॉर्टकट दोनों की वर्ब है इज, बीच में और लगा हुआ है इसलिए दोनों को सिंगुलर ट्रीट करके इज वर्ब दी गई है। ऑल्टरनेटिव टू में टू वही है जिसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। सारे फ्रेजेज आपको पता है, क्रिटिकल टू, अकस्टम टू, हैबिचुअल टू, विद द व्यू टू, है ना, कमिटेड टू, ऑल्टरनेटिव टू। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यहाँ भी यूज़ किया गया है। चलिए अब आ जाओ इसके क्विज पे। आज के सिंपल आर्टिकल था लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल था, है ना, गहरा आर्टिकल था। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा है, चाइना +1 किस चीज़ को रिफ़र करता है? अगर अच्छे से आर्टिकल को पढ़ा है मेरे साथ तो इसका आंसर आप खुद से ही कर लोगे। मैं आंसर डाल रहा हूँ फर्स्ट कमेंट में, वहाँ से मैच कर लेना। सेकंड में आपसे पूछा है इनमें से कौन सा वो बेनिफिट नहीं है जो इंडिया डिराइव करेगा, उठाएगा इस ट्रेड डील से? तो सारे बेनिफिट्स आपको पता है, वीज़ा मिलेगा, शेफ़ को मिलेगा, ये होगा आईटी फर्म को, तो सब आपको बताए गए हैं ना। तो जो नहीं बताया गया है उसको ढूंढना है। इन चारों में से सही आंसर को सिलेक्ट करो। थर्ड में आपसे पूछा है ऐसी चीज़ जो गुड इंडिकेशन देती हो, उसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ होगा? ऑलरेडी करवा दिया गया आपको, शगुन और अपशगुनी चीज़ के लिए। चौथे में कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का आपसे एंटोनिम पूछा है, कर्सरी है, परफंक्टरी है, एग्जॉस्टिव है, या आपको लगता है ए और बी दोनों ही है, तो भी आपका आंसर उसको डी को बना लेना। पांचवें में आपसे पूछा है करेक्ट स्पेलिंग बताओ। तो स्पेलिंग्स मैंने अच्छे से आपको जो करवाई है ना, वही स्पेलिंग मैंने शायद गलत लिख दी है। देख लो, आप खुद से देख लोगे तो हो जाएगा। मैं इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर्स को डाल रहा हूँ विद हिंट्स। तो अपने वाले को पहले लिख लो आंसर्स को, फिर मेरे वाले से फर्स्ट कमेंट में जाके मैच कर लेना। देखना आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले, जरूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।